Good evening and welcome viewers. This is lecture number 9 on solid state physics. In this lecture, we will discuss the various methods of determination of crystal structures. Various methods means some experimental methods for crystal determination. So let us first see कि इस lecture में हम थोड़ी outline दे देते कि क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए यूजिंग डिफ्रैक्शन टेक्निक तो कुछ मेथड्स हैं. जो मेजर मेथड्स हैं दैट इज एक्सआरडी एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन. तो ये सारी मेथड स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट कि क्या स्ट्रक्चर होती है सीएसआईआर की प्रॉब्लम्स में इन टॉपिक्स से कितनी मतलब आता भी है या नहीं आता क्वेश्चन. तो जो एक्सआरडी है इस पे से क्वेश्चन आता बनता है. थोड़ा सा घुमा के समटाइम्स वेवलेंथ पूछ लेते हैं. वोल्टेज गिवन होती है कि इलेक्ट्रॉन इतनी वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट किया हुआ है और इस ऐसे क्रिस्टल पे है, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग दे देंगे, लैम्डा मिनिमम पूछ लेंगे या फिर वोल्टेज पूछ लेंगे, व्हाटएवर स्ट्रक्चर. तो हम कुछ फॉर्मूलाज इसमें अपने लास्ट में लिखेंगे इसका रिजल्ट्स. एक्सआरडी के केस में क्या वेवलेंथ आती है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन केस में, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में. तो हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे इस तरह से कि थोड़ा याद करने में डिफिकल्टीज ना आए. तो लेक्चर के एंड में आप जान जाएंगे कि एक्सआरडी क्या है और क्यों है. सारे WH क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सआरडी मीन्स व्हाट इज एक्सआरडी, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सआरडी एंड हाउ एक्सआरडी हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. बी वेरी केयरफुल की टॉपिक ही हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए कि क्या कुछ उनका इंटीरियर है, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है. तो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर. तो अगर हम बात करें पिछले लेक्चर्स में हमने सारा कुछ जो हम सॉलिड स्टेट्स में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, एक चीज मिसिंग हो रही होगी कि यू शुड नोटिस कि अभी तक हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पॉइंट ग्रुप्स पढ़े, स्पेस ग्रुप्स पढ़े, ब्रेविस लैटिसेस पढ़े, मिलर इंडिसेस पढ़े एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी कि कोई एफसीसी है, कोई बीसीसी है, किसी की डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट इस तरीके से होता है. ऑल दीज वी हैव डिस्कस्ड. बट व्हाट वन थिंग दैट वाज मिसिंग ड्यूरिंग ऑल दीज लेक्चर्स वर कि इन किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर का हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था. कि अभी तक हमने इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में किसी भी एक्सपेरिमेंट के विषय में कोई बात ही नहीं की. इट मीन्स व्हाट कि जो भी अभी तक हमने पॉइंट ग्रुप्स पढ़े, स्पेस ग्रुप्स पढ़े, मिलर इंडिसेस पढ़े, ब्रेविस लैटिसेस पढ़े, ऑल दीज आर just mathematical formulations, mathematical concepts. There was no experiment behind these formulations कि ब्रेविस लैटिसेस 14 क्यों है. ब्रेविस ने मैथमेटिकली इस तरीके से एनालाइज किया कि 15वां पॉसिबल ही नहीं है. बट कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने, मिलर ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो कोई जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही नहीं है तो लोगों ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि why crystals have external beautiful regular shapes. क्योंकि till then लोगों को इतना ही जानते थे, इतना ही वाकिफ थे कि crystal is something which have nice external shape, periodic, regular external shape. तो जब तक लोगों के माइंड में यही माइंड सेट था crystal is something that have external periodic regular shapes. तो लोगों ने ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि भाई क्रिस्टल्स के जो जैसे कि जैम स्टोन्स हैं, ये ऐसे जो उस टाइम लोगों को पता था कि यही क्रिस्टल्स होते हैं. अभी तो हम कह सकते हैं कि कॉपर भी क्रिस्टल है, आयरन भी क्रिस्टल है, ये सारे क्रिस्टल्स हैं. बट जब तो ये मेटल्स थे, ठीक है, उनके लिए क्रिस्टल की सिर्फ और सिर्फ ये परिभाषा थी कि क्रिस्टल इज समथिंग दैट हैव रेगुलर नाइस एक्सटर्नल शेप. तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि भाई क्यों ऐसा ही क्यों होता है कि उनके पास इतनी रेगुलर शेप क्यों होती है. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए इसने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में. लोगों फिजिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए ये जानने के लिए कि क्रिस्टल में सिमेट्री क्यों होती है और क्यों उनके पास इतनी ब्यूटीफुल एक्सटर्नल शेप होती है.
तो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ फिजिक्स में, दैट इज इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, दैट इज इन 1611 बाय केपलर। केपलर ने ना सिर्फ हेवनली बॉडीज को स्टडी किया बट सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी इसने अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो इसने केपलर ने 1611 में सबसे पहले जो स्नोफ्लेक जो क्रिस्टल है, स्नोफ्लेक क्रिस्टल क्या होता है कि एक टाइप का नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये बनाया नहीं किसी ने, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। बर्फ की एक ब्यूटीफुल सी शेप होती है, आप इसको गूगल करना, स्नोफ्लेक क्रिस्टल। बर्फ की बहुत ही हेक्सागोनल शेप्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन इसको फॉर्म होती है, ठीक है। तो लोगों ने सबसे पहले केपलर ने स्नोफ्लेक क्रिस्टल को एक्सपेरिमेंटली इसकी सिमेट्री को मतलब बताया कि क्यों स्नोफ्लेक क्रिस्टल के पास सिमेट्री होती है, इतनी ब्यूटीफुल एक्सटर्नल शेप क्यों होती है। तो सबसे पहले 1611 में केपलर ने एक्सपेरिमेंटली स्नोफ्लेक क्रिस्टल की को स्टडी किया, इसकी सिमेट्री को। आफ्टर दैट 1669 में निकोला स्टेनो, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए क्रिस्टल की सिमेट्री को बताने के लिए कि क्यों पीरियोडिसिटी है, ठीक है, ये सब। बट ये इनका कुछ मतलब इतना ह्यूमैनिटी में इतना योगदान नहीं था, मतलब सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को सोल्व नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई ये इतने इन पे फोकस नहीं रहा, ये इतने किताबों में नहीं रहे, ठीक है, इतना इनके बारे में, क्योंकि इनके कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं निकला, इन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया, कोई रिजल्ट्स नहीं निकले, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ 1839 में यू नो दैट कि मिलर ने मिलर इंडिसेस दिए। तो मिलर इंडिसेस की हेल्प से थोड़ा क्रिस्टल्स को समझना थोड़ा सा इजी हो गया था उस वक्त तक, 1839 की बात है ये। फिर उसके बाद पूरी 17th में देखो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। 1839 में मिलर इंडिसेस आए। फिर उसके बाद 1895 में जब एक्सरेज डिस्कवर हुई, यू नो दैट 1895 में किसने किया था, विल्हेल्म रोइंटगन ने जब एक्सरेज की डिस्कवरी हुई, एक्सीडेंटली जब इनसे एक्सरेज की डिस्कवरी हुई इन 1895, तो उसके बाद से जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसको एक डायरेक्शन मिली, ठीक है, कि उस डायरेक्शन एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, किस लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, कि क्यों क्रिस्टल में पीरियोडिसिटी होती है, क्यों सिमेट्री होती है, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द इंटीरियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, उसको समझने के लिए। तो जब एक्सरेज का डिस्कवरी हुई तो ये बहुत ही मेजर डिस्कवरी थी, फर्स्ट नोबेल प्राइज भी एक्सरेज इनको मिला था। तो एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद 1912 में, इसके डायरेक्ट बाद 1912 में मैक्स वॉन लॉवे ने कुछ मतलब पीपी इवाल्ड के साथ ही वाज जस्ट कन्वर्जिंग, कि वो कुछ इस तरह से बात कर रहे थे कि मतलब अगर क्रिस्टल्स को हम क्रिस्टल की यूनिट सेल और एक्सरे डिस्कवर हो चुकी थी, बट ये नहीं बता पा रहे थे कि एक्सरेज पार्टिकल्स है या वेव, क्योंकि उस वक्त तक जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो नहीं आई थी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो 1924-25 के अराउंड डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था। तो उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि एक्सरेज तो उसने डिस्कवर कर ली एक्सीडेंटली, बट ये नहीं पता था, इतना पता था कि ये हाई एनर्जेटिक बीम है, बट ये नहीं पता था कि ये बीम वेव्स है, ये पार्टिकल है, ठीक है। तो जब सर वॉन लॉवे ने इन 1912 में ये पीपी इवाल्ड के साथ कुछ कन्वर्जेशंस चल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना क्रिस्टल पे एक्सरेज को मतलब फॉल कराया जाए तो क्या होगा, क्योंकि उस वक्त तक जो लाइट के फेनोमेनास थे वो उनकी पूरी हो चुकी थी, ग्रेटिंग्स वगैरह ये सारे डिस्कवर हो चुके थे। जैसे ऑर्डिनरी लाइट से जो ग्रेटिंग होती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उन सभी का हो चुका था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ये सारी इनमें प्रोग्रेस हो चुकी थी, लोग अवेयर थे कि क्या डिफ्रैक्शन होता है। तो इन्होंने क्या किया कि पीपी वर्ल्ड के साथ कन्वर्जेशन में इन्होंने सोचा कि क्यों ना क्रिस्टल पे एक्सरेज फॉल कराई जाए।
तो उसके बाद जो होगा उन्होंने वो रिकॉर्ड किया एक फोटोग्राफिक प्लेट पे। उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने अपने दो पोस्टुलेट्स दिए, सर मैक्स वॉन लावे ने दो पोस्टुलेट्स दिए। कौन से पोस्टुलेट्स थे, इनके पोस्टुलेट्स में दो इफ थे। ही वॉज नॉट श्योर कि क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसने जस्ट एक रैंडम करके देखा कि चलो करके देखते हैं व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। तो इन्होंने अपने जो पोस्टुलेट्स दो स्टेटमेंट्स दिए, दो स्टेटमेंट थे इनके अकॉर्डिंग। पहली स्टेटमेंट ये थी, if crystals are periodic arrangement of atoms and second था कि if x-rays are wave then दो बातें बताई इन्होंने कि अगर क्रिस्टल्स पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का और अगर एक्सरेज वेव है तो क्या होगा, देन क्रिस्टल should act as a three-dimensional diffraction grating। अगर ये दो इफ हैं तो क्रिस्टल शुड एक्ट एज ए थ्री डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर क्रिस्टल में पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का और एक्सरेज अगर वेव हैं तो ओनली देन क्या होगा कि क्रिस्टल ने डिफ्रैक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सरेज को इम्पिंग किया। सबसे पहले उन्होंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल सैंपल को उन्होंने स्टडी किया था। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के सैंपल को उन्होंने एग्जामिन किया था, ठीक है। इसको एग्जामिन करने के बाद क्या हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट पे उन्होंने जब अपना सेटअप किया तो फोटोग्राफिक प्लेट पे उनको एक सेंट्रल स्पॉट के साथ साथ कुछ सेकेंडरी स्पॉट्स भी मिले, ठीक है। तो अगर लेट्स इसको थोड़ा पिक्टोरियली समझते हैं कि लेट्स से कि दिस इज ए क्रिस्टल, ठीक है। एक्सरेज इस तरीके से आ रही, एक्सरेज ये एक्सरे आ रही, यू नो दैट हाई एनर्जेटिक बीम्स है तो वेवलेंथ तो लो होगी ऑब्वियसली, हाई एनर्जेटिक बीम है। तो अगर क्रिस्टल कुछ नहीं कर रहा तो क्या होना चाहिए, कुछ एब्जॉर्प्शन और कुछ ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट मिलना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, क्लियर कि इस ऐसी तरीके से मिलना चाहिए। बट फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ था कि मैक्स वॉन सर को कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पे सेंट्रल स्पॉट के साथ साथ कुछ सेकेंडरी स्पॉट्स भी मिले थे डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ना सिर्फ बीम की डायरेक्शन में तो मिला था हाईली इंटेंस, बट अलोंग विथ कुछ सेकेंडरी स्पॉट्स भी मिले थे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से इसके बाद इन्होंने जो मेजर रिजल्ट थे इस एक्सपेरिमेंट के, ये इफ हट गया, इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल्स क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का, और एक्सरेज क्या है, वेव्स है। तो जो ये बहुत ही ग्रेट एक्सपेरिमेंट था उस सेंचुरी का, एंड सर वॉन लॉय गॉट द नोबेल प्राइज। इस एक्सपेरिमेंट ने इन्हें नोबेल प्राइज भी दिलाया था, क्योंकि उस सेंचुरी तक लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि क्रिस्टल का मतलब जिसके पास बाह्य जो शेप है वो सिमेट्रिकल हो और अच्छी हो, ठीक है, रेगुलर हो, पीरियोडिक हो। बट ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक नई रिवोल्यूशनाइज्ड इसमें आई सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि क्रिस्टल इज नॉट समथिंग दैट हैव नाइस एक्सटर्नल रेगुलर शेप बट समथिंग दैट हैव इंटरनल रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टल वो होता है कि जिसके अंदर जो एटम्स की जो शेप है वो पीरियोडिकली अरेंज्ड है, वो क्रिस्टल है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल हो पीरियोडिक, बट इंटरनल अगर उसमें पीरियोडिसिटी है दैट इज क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल की डेफिनेशंस बनी थी, ये मेजर रिजल्ट्स निकल के आए थे इस एक्सपेरिमेंट से, और इसकी हेल्प से इन्होंने काफी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को सोल्व किया था, ठीक है। सोल्व किया इन द सेंस कि उनको काफी क्रिस्टल्स को ये बताया कि कौन सा एफसीसी है, बीसीसी है, क्योंकि ये नहीं बता सकते कि क्रिस्टल को देखकर, सिर्फ बाहर से देखकर कि कौन एफसीसी है, बीसीसी है, फेस एंड कौन सा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की हेल्प से हम इसकी क्रिस्टल को सर ने बताया था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट
सर ब्रैग आए थे, ठीक है। तो ये तो इसके दो रिजल्ट्स हो गए। नेक्स्ट है 1913। 1913 में, in 1913 विलियम लॉरेंस ब्रैग, इन्होंने इस मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में काफी मतलब इनकी जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसने काफी रिवोल्यूशनाइज किया फील्ड को, ठीक है। काम तो सारा सर वॉन लुई का था, बट इन्होंने क्रिस्टल को कुछ इस तरीके से एनालाइज किया कि बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आराम से सोल्व हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया इन्होंने कि लेट्स से कि क्रिस्टल है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का, एटम्स आर पीरियोडिकली अरेंज्ड and X-rays are incident on this. Let's say X-rays is coming, X-ray. So this is not the situation कि X-ray just a single beam and just impinging on a single atom. Just एक एटम को चूज कर रही है और इसी पे निशाना मार रही है. This is not the case. ये सारे क्रिस्टल पे यूनिफॉर्म तरीके से imping हो रही है, but for the sake of simplicity कि डायग्राम को हम आराम से समझ सके, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ सिंगल रे एंड चूजिंग अ सिंगल एटम, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, तो इन्होंने बताया एक्सरेज को अगर डिफ्रैक्ट हो रही है इस तरीके से, तो इन्होंने कहा कि ये डिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है कि इस प्लेन से इस तरीके से नजर आ रहा है कि जैसे कि रिफ्लेक्ट हो रही हो, रिफ्लेक्ट। तो इन्होंने कहा कि ये जो जिस इस प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि दिस बीम इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस प्लेन लाइक अ मिरर, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ क्या कहा था कि डिफ्रैक्शन को आप रिफ्लेक्शन से कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो चीज थी इस तरीके से समझने के लिए, और क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने कहा कि हर डिफ्रैक्टेड बीम के लिए एक सेट ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लेन एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट द डिफ्रैक्टेड बीम अपीयर्स टू बी स्पेक्युलरली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ प्लेन्स। क्या इनके अकॉर्डिंग क्या थी, क्या ब्रैग्स लॉ इन्होंने लॉ दिया, वो लॉ क्या था, ब्रैग्स लॉ आप सीधा कह देंगे 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज नॉट कि जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, ये जो पहली स्टेटमेंट है ब्रैग्स लॉ की, आई थिंक ये इरेज कर देना चाहिए, जो ब्रैग्स इन्होंने लॉ दिया, ब्रैग्स लॉ। तो जो पहला पार्ट था इनकी स्टेटमेंट का था कि फॉर एवरी डिफ्रैक्टेड बीम there exists a set of parallel planes from which it appears to be reflected specularly. Specularly means mirror light. This is the statement for which he got the Nobel Prize. इन्होंने कहा कि हर डिफ्रैक्टेड बीम के लिए there exists a set of parallel planes from which it appears to be reflected. कि let's say कि अब हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म हो रहा है, इंसिडेंट बीम जब इस पे इंपिंग हुई तो क्या कुछ इसके अंदर इंटीरियर में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है। तो you know that कि X-rays are electromagnetic waves, high energetic waves, and wavelength of X-rays ranging from 1 to 10 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की, इनकी जो रेंज होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है, क्लियर है। और ये हाई एनर्जेटिक बीम्स है। तो जब किसी क्रिस्टल पे इंपिंग हुई तो क्या हुआ कि जो ये एटम है स्ट्राइक करेगी इस एटम पे, और एटम मींस न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके कुछ, ठीक है।
और ये वेव है, एक्सरेज और वेव्स, मान लो ही ने बता दिया कि दिस इज अ वेव। तो जब ये इस पे इंपिंग हो रही है, एंड वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं इसमें, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरीके की होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग होते हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एटम के ऊपर इंपिंग होगी तो क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट हो रही थी इंसिडेंट बीम, उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, तो ये भी इसके साथ साथ उसी एक्सेलरेशन से अप एंड डाउन, ठीक है, ऑसिलेट करेगा। और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ईएम वेव्स रेडिएट करता है। तो ईएम वेव्स किस फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, जिससे उसको ऑसिलेट कराया जा रहा है। मतलब जो इंसिडेंट एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसी फ्रीक्वेंसी से ये भी ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो ये भी क्या निकालेगा, वेव निकालेगा, ठीक है। वेव निकालेगा तो इस तरीके से इससे भी वेव्स निकलेगी। अब वेव ऐसा तो नहीं कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी, 3 डायमेंशनल फिगर है, सभी डायरेक्शंस में निकलेगी। तो इससे क्या करेगा, ये सभी डायरेक्शंस में एक्स रेज को इस तरीके से री-रेडिएट करेगा। मतलब आप हम कह सकते हैं कि एक्स रेज गॉट स्कैटर्ड इलास्टिकली बाय दीज एटम्स। क्लियर है? सो दिस इज द मैकेनिज्म। तो सभी एटम्स इस तरीके से क्या करेंगे, एक्स रेज को स्कैटर करेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग। एक्स रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलेंगी सभी एटम से, ठीक है। इस तरीके से सभी एटम से एक्स रेज निकलेंगी, यहाँ पर भी इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में। यू कैन सी इजीली विजुअलाइज कि सभी डायरेक्शंस में एक्स रेज निकलेंगी, ठीक है। अब हमें किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, अब देखो यहां से भी वेव आ रही है इस तरीके से, तो हमें किस डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगी। अब वेव्स की इंटरफेरेंस करेंगी, वेव्स है तो वेव इंटरफियर करेंगी। इंटरफियर किस तरीके से करेंगी, कंस्ट्रक्टिव करेंगी या डिस्ट्रक्टिव करेंगी, यू नो दैट कि तो वेव्स आ रही हैं तो देन तो ये वेव्स क्या करेंगी, इंटरफियर करेंगी। अब इंटरफियर करेंगी, पहली वेव इस तरीके से है, दूसरी वेव भी इस तरीके से आ रही है, तो क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी। और ये पहली वेव इस तरीके से एंड दूसरी वेव कुछ फेज डिफरेंस के साथ आ रही है, तो क्या करेगी,